हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। तो आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। हमने पिछले दो लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस कर लिया और उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस कर रहे होंगे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देख लिया। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कोई भी इक्वेशन दी गई होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यानी कि कोई भी समीकरण दी गई होगी वो एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमने सबसे पहले देखा। फिर हमने क्या किया, गुणनखंड विधि द्वारा उस समीकरण को हल करना सीखा। हमने गुणनखंड विधि द्वारा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीख लिया। अब मैं आपको जब बताऊं कि द्विघात समीकरण को हल करने के कितने तरीके हैं, तो वो है 3। एक है गुणनखंड विधि, एक है श्रीधर आचार्य सूत्र, एक पहले आपकी लगती थी वो है पूर्ण वर्ग विधि जो आपके सिलेबस से अब हटा दी गई है। तो आपको केवल और केवल दो ही टाइप देखने हैं, एक है गुणनखंड विधि द्वारा हल, एक है श्रीधर आचार्य सूत्र। ये देखना है। फिर हम मूलों की प्रकृति पर आएंगे और फिर आपकी जो बुक है उसके हर एक क्वेश्चन को और हर एक एग्जाम्पल को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज हम सब लोग शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.2, जिसका पहला सवाल हम देखते हैं वो क्या है। वो ये है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण है तो इसमें मूलों की जो अधिकतम संख्या है वो 2 होगी। 2 से कम कई कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे। ये हमने पीछे के चैप्टर्स में सीख लिया था। हमें इक्वेशन क्या दी गई है, x² - 3x - 10 बराबर 0। मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से बताया था कि हम गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी इक्वेशन के मूल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो वो ये था कि जो बीच का पद है या x का जो पद है, जो x का पद है उसे हम दो ऐसे भागों में विभाजित करेंगे कि दो संख्याओं का जोड़ या घटाओ तो जो x का गुणांक है वो प्राप्त हो, यानी -3 प्राप्त हो, और उन दो संख्याओं का गुणा क्या प्राप्त हो, जो c यानी अचर पद है और जो x² का गुणांक है वो प्राप्त हो। -10 × 1 तो क्या प्राप्त होना चाहिए, -10 हमें प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले आप मेरे को दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पर 10 आए। तो वो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, या तो 1 और 10, एक संभावना और है वो है 2 और 5। इन दो के अलावा क्या कोई और कंडीशन आपको दिखाई नजर आ रही है, तो आप वो भी ऐसे लिख सकते हो। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 और 10 को जोड़े तब या घटाएं तब -3 प्राप्त हो सकता है क्या, हमें नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई करेगी नहीं। अब बात आती है 2 और 5 को जोड़ें या घटाएं तब -3 कब प्राप्त हो सकता है। वो हो सकता है जब +2 हो और -5 हो। +2 और -5 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, -10 प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास दो जो पद हैं वो आ गए। हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, x² 3x को क्या करेंगे +2x और -5x लिख देंगे, -10 बराबर 0। इन दो पदों में से हमको कॉमन लेना है तो क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x + 2, यहां से -5 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x + 2 बराबर 0। x - 5 मल्टीप्लाई x + 2 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x - 5 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे।
x का मान यहां से क्या प्राप्त होगा, +5, और x का मान यहां से -2 प्राप्त होगा। ये हमारे पास x के जो दो मान हैं वो आ गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। आपको इसी टाइप से इन सवालों को हल करना है। अगला सवाल है वो क्या है, हमें इक्वेशन दी गई है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। हमको वही काम करना है कि जो बीच वाला पद है यानी कि x का जो पद है उसे दो ऐसे भागों में विभाजित करेंगे कि दो संख्याओं का जोड़ या घटाओ तो क्या हो, +7 आए, और उन दो को गुणा करने पर क्या आए, 5 √2 × √2 यानी 10 आए। तो ऐसी कोई दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने और घटाने पर क्या आए, 7 आए, तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 1 और 10 का गुणा 10 होता है, 2 और 5 का भी मल्टीप्लिकेशन 10 होता है। अब यदि हम देखें कि 1 और 10 को जोड़ें या घटाएं तब +7 कब प्राप्त हो सकता है, तो इससे तो नहीं प्राप्त होगा। यदि 2 और 5 की बात करूं, जब +2 और +5 हो तो +7 प्राप्त होगा। जोड़ेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 × 5 10 प्राप्त होगा। यही हमें चाहिए थे। यहां क्या लिखेंगे, √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। इन दो पदों में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, वो है √2x। क्या बचेगा अंदर, x + √2। आगे वाले इन दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, +5। अंदर क्या बचेगा, x + √2 = 0। यहां से क्या होगा, √2x + 5 × x + √2 = 0। इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार √2x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x + √2 को 0 के बराबर रखेंगे। यहां से x का मान क्या आएगा, √2x = -5, तो x का मान क्या आ जाएगा, -5/√2। यहां से x का क्या मान आएगा, -√2 प्राप्त होगा। ये हमारे पास x के जो दो मूल हैं वो प्राप्त हो गए हैं। इसी तरह से आपको इस एक्सरसाइज के सभी के जो सभी सवाल हैं वो इसी तरह से करने हैं। अगला सवाल है, इसमें भी इक्वेशन दी गई है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये हमारे पास आया है। इसको भी उसी तरह से करेंगे। ये तो सेम सवाल है जो हमने पिछली स्लाइड पर किया है, वो सेम सवाल है, इसीलिए ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है, 2x² - x + 1/8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 16x² - 8x + 1 = 0। माइनस का 8x है, इसे हम दो ऐसे भागों में विभाजित करेंगे कि उन दो संख्याओं का जोड़ या घटाओ तो क्या प्राप्त हो, -8 हो, और उन दो संख्याओं का गुणा क्या प्राप्त हो, 1 × 16 16 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है वो देखें। तो
1 और 16 का गुणनफल 16 होता है, 2 और 8 का मल्टीप्लाई भी 16 होता है, 4 और 4 का मल्टीप्लाई भी 16 होता है। जब मैं बात करूं 1 और 16 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब क्या -8 प्राप्त हो सकता है? नहीं। तो ये जो अपना ऑप्शन है ये तो हो गया गलत यहीं पर। यदि 2 और 8 से क्या -8 कभी प्राप्त हो सकता है? वो भी नहीं होगा। जब बात आती है 4 और 4 से -8 कब प्राप्त होगा? जब नेगेटिव के 4 और ये भी नेगेटिव 4 होंगे। -4 और -4 जोड़ेंगे माइनस का 8 आएगा, -4 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव का 16 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगा। यदि इसमें मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे 16x², 8x को -4x और -4x में लिखेंगे +1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 4x आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? 4x - 1। यहां से माइनस का 1 कॉमन लेने पर 4x - 1 आएगा बराबर 0। क्या आया? 4x - 1 इंटू 4x - 1। इसके जो मूल हैं वो एक ही प्राप्त हुए हैं हमें। 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x का मान क्या गया? 1/4 आ गया। इसी प्रकार से आप इस 4x - 1 को भी 0 के बराबर रखोगे तो भी x का मान 1/4 ही हमारे पास आएगा। ये हमारा रफ वर्क था जो आपको नोटबुक में नहीं करना है, आपको पीछे के कोई भी पेज होगा उसमें कर लोगे, वरना आप जैसे ही सवाल देखोगे, सवाल देखते ही आप बता दोगे कि कौन सी दो ऐसी संख्याओं में हम इसको विभाजित करेंगे। अगला सवाल है वो ये है, तो x² - 20x + 1 बराबर 0। हमें वही काम इस सवाल में भी करना है कि -20x को दो ऐसे भागों में विभाजित करेंगे कि दो संख्याओं का जोड़ या घटाओ तो क्या प्राप्त हो? -20। और दो संख्याओं का गुणा क्या प्राप्त हो? 1 × 100, तो 100 प्राप्त हो। यदि ऐसी संख्याओं की मैं बात करूं जिनका गुणा 100 हो तो वो हो सकती है 1 और 100, 2 और 50, 4 और 25, 5 और 20। यदि 1 और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 1 और 100 को जब हम कभी जोड़े या घटाएंगे तब -20 कभी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 2 और 50 से मल्टीप्लाई तो 100 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़े या घटाएंगे तो -20 प्राप्त नहीं होगा, तो ये भी हमारा कैंसल हो गया। ऑप्शन तीसरे पे आए, 4 और 25 को जोड़े या घटाएं तब 20 भी प्राप्त, इससे भी नहीं होगा। यदि 5 और 20 की बात करूं तो 5 और 20 से हमें -20 तो प्राप्त नहीं होगा। आगे और ऑप्शन देखें तो वो क्या हो सकते हैं? 6 से होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9, 10 और 10। हाँ 10 और 10 एक ऑप्शन और आ रहा है हमारे पास। 10 और 10 का मल्टीप्लाई 100 होगा। यदि दोनों नेगेटिव होंगे, -10 और -10 को जोड़ेंगे तो माइनस का 20 प्राप्त होगा, और -10 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 10 × 10 100 हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? 100x² - 10x -10x + 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 10x आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? 10x - 1। यहां से यदि मैं -1 कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा? 10x - 1। क्या आया हमारे पास? 10x - 1 इंटू 10x - 1। तो जो x का मान है वो क्या आएगा हमारे पास?
10x बराबर 1, तो x का मान क्या आ गया, 1/10 हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास x का जो मान है वो प्राप्त हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो ये है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हमें ये बोला गया है कि जो एग्जाम्पल है 1, उसमें दी गई समस्याओं को हल करना है। हमारे पास हमने जब आपकी लेक्चर नंबर 2 किया था, कल का जो लेक्चर किया था, उसमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आए थे उससे ये बताना है कि उनके पास कितने कंचे थे, उन कंचों की संख्या है वो आपको बतानी है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में आए थे उन सभी को आपको सॉल्व करना है इस सवाल में, और कुछ भी नहीं करना है। यदि हम अगले सवाल पर चले तो वो क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी कोई दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 हो और जिनका गुणनफल 182 हो। तो ऐसी संख्याएं क्या हो सकती है, ऐसी संख्याओं की यदि मैं बात करूं तो वो आपके पास आएंगी 13 एंड 14। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 182 प्राप्त होता है। और इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो भी क्या प्राप्त होगा, हमें 27 प्राप्त होगा। इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि 182 के आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। यदि वो आप करोगे तो वो क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 182 के जो आए हैं। इनमें यदि आप 2 और 7 को जोड़ोगे, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 14 और 1 ये 13, इस हिसाब से आप इनको ज्ञात कर सकते हो। तो ऐसी कोई दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी, 13 एंड 14 होंगी। तो हम इसको इस सवाल से किस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करेंगे, वो हम इस तरह से करेंगे कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। मानना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हमारे पास हो जाएगी। तो जब हमें ये कंडीशन दी गई होगी, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं वो भी हमें पता है। यदि मैं देखूं इन दोनों का योग 27 हो गया, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। दिया क्या गया है, इन दोनों का जो गुणनफल है x और 27 माइनस एक्स का, वो 182 प्राप्त हो रहा है। यहां से सॉल्व करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये नेगेटिव 182 इधर आएंगे, पॉजिटिव के 182 बराबर 0। अब हमें 27 को दो ऐसे भागों में विभाजित करना है। ये माइनस का 27 है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव 13 एंड नेगेटिव 14 लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 13, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 14।
नेगेटिव का 14 तो x माइनस 13 यहां पर बच जाएगा। एक क्या गया x माइनस 14 मल्टीप्लाई x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान क्या गया x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान एक बार 14 आया है, एक बार x का मान 13 आया है। तो ऐसी जो दो संख्याएं हैं वो क्या होंगी 14 13 या 13,14 ऐसी संख्याएं हो सकती है। यदि पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी, यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। अगले सवाल पर आए तो वो ये है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मैंने कल ही आपको बताया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे तो कैसे मानेंगे x, x प्लस 1। इस तरह से हम कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो सॉल्यूशन पर आए तो क्या लिखेंगे हम, माना एक धनात्मक पूर्णांक वो क्या मान लिया हमने x मान लिया, तो दूसरा क्या आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस 1 हमारे पास आ गया। अब हमें ये दिया गया है प्रश्नानुसार कि जो x है और x प्लस 1 है इनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की स्क्वायर बराबर 365 है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों जोड़कर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये पॉजिटिव है इधर आएगा नेगेटिव, तो माइनस 364 बराबर 0। हमें ऐसी इसमें यदि मैं 2 का भाग दे देता हूं 2 से विभाजित करने पर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, 182 आया है। ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिनका जोड़ या घटाव करने पर तो प्लस 1 आए और गुणा करने पर क्या आए माइनस का 182 आए। तो ऐसी संख्याएं हमने अभी देखी हैं, वो क्या होंगी 13 एंड माइनस का 14। 13 पॉजिटिव आएगा, 14 वो नेगेटिव आएगा, नहीं ऐसे होगा माइनस का 13 और प्लस का 14, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में 182 आएगा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x माइनस 13, यहां से 14 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 13 यहां पर भी रह जाएगा। एक तो आ गया x माइनस 13, एक आ गया x प्लस 14 बराबर 0। तो x का मान यहां से क्या आ गया 13, यहां से क्या आएगा नेगेटिव में 14 आएगा। यदि इसकी बात करूं, हमें दिया गया है सवाल में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जो संख्याएं हैं वो पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया 13 आ गया। अब हम लिख देंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो क्या होंगे, एक 13 आ गया, एक 14 होगा। ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे जिनके वर्गों का योग 365 होगा। अगले सवाल पर आए तो वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। माना एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई L है, L सेंटीमीटर है, तो उसके एक समकोण त्रिभुज का आधार मानेंगे हम। माना एक समकोण त्रिभुज का आधार क्या मानेंगे, वो मान लेंगे हम A सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो A माइनस 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। हम इस एंगल को मान ले, प्रेफरेंस लेकर चलते हैं, तो ये क्या होगा, आधार होगा। और ये क्या है, इसकी ऊंचाई बोल दीजिए या इसको लंब बोल सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। आधार हमने A सेंटीमीटर मान लिया है तो ऊंचाई A माइनस 7 आ गई। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जो आधार है और जो लंब है ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर है वो क्या आएगा, 13 का स्क्वायर। आधार A है, A का स्क्वायर। लंब है वो है A माइनस 7 का स्क्वायर। यदि मैं इनको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 169। यहां से A स्क्वायर प्लस यहां से आएगा A स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14A। यदि ये जो 169 है इसको मैं इधर ले जाता हूं तो क्या आएगा हमारे पास, 2A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर माइनस 14A। ये प्लस का 49 है, ये नेगेटिव, ऐसे आएगा 49 माइनस 169। यदि इन दोनों को हम घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव का 120 प्राप्त होगा। तो माइनस 120 बराबर 0। यदि मैं इसमें 2 का भाग दे देता हूं तो क्या आएगा, 2 से विभाजित करने पर क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस 7A माइनस 60 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, A स्क्वायर माइनस 7A माइनस 60, जिसको हमें अब सॉल्व करना है। यदि इसको सॉल्व करेंगे हम तो वो किस तरह से करेंगे, वो है इस तरह से। हमें इक्वेशन दी गई है A स्क्वायर माइनस 7A माइनस 60 बराबर 0। हमें कोई दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका जोड़ या घटाव करने पर
माइनस का 7 आए और गुणा करने पर माइनस का 60 आए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? 1 और 60 का गुणा 60 हो सकता है, 2 और 30 का गुणा भी 60 हो सकता है, 3 और 20 का गुणा भी 60 हो सकता है, 4 और 15 का गुणा भी 60 हो सकता है, 6 और 10 का गुणा भी 60 हो सकता है। ये हमारे पास संभावनाएं आ गई हैं। 1 60, 2 30, 3 और 20, 4 और 15, 5 का यदि मैं इसमें देता हूं तो हाँ 12 और 5, 12 और 5 भी हो सकता है। 1 और 60 से कभी भी -7 प्राप्त नहीं होगा, हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। 2 और 30 से भी कभी -7 प्राप्त नहीं होगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे तब। 3 और 20 से भी कभी -7 हमें प्राप्त नहीं हो सकता। 4 और 15 से भी नहीं हो सकता। यदि 6 और 10 की बात करूं, इनसे भी हमें -7 प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये सभी ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब बचा है 12 और 5। यदि मैं 12 को नेगेटिव लेता हूं, 5 को पॉजिटिव लेता हूं, -12 और -5 +5 माइनस का 7 आएंगे। यदि -12 और प्लस के 5 को गुणा करेंगे तो माइनस का 60 हमारे पास आ जाएगा। हम क्या करेंगे? a² -12a प्लस 5a -60 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? a, अंदर क्या बचेगा? a -12, यहां से प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, अंदर a -12 बचेगा। a + 5 इंटू a -12 बराबर 0। तो a का मान क्या प्राप्त होगा? a + 5 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, एक बार a -12 को 0 के बराबर रखेंगे। यहां से a का मान -5 प्राप्त हुआ है, a का मान +12 हमें प्राप्त हुआ है। क्या कभी समकोण त्रिभुज का जो आधार है या कोई भी लंबाई है वो नेगेटिव आ सकती है? तो वो होगा नहीं। तो a का मान हमारा -5 तो हो नहीं सकता, a का मान है 12। यदि समकोण त्रिभुज का आधार 12 है, अतः है समकोण त्रिभुज का आधार क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? वो है a -7 यानी 12 -7 जो आएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसके आंसर हैं वो प्राप्त हो गए हैं। आधार 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो है ये, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसा सवाल हमने पिछली कक्षा में, पिछली जो लेक्चर हुआ था उसमें भी हमने किया था। सेम वही सवाल है। इसको करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? वो हम मानेंगे कि एक दिन में जितने बर्तनों का निर्माण होता है उनकी संख्या x हम मानकर चलेंगे। माना कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या
वो क्या है, x है। वो क्या आ गई हमारे पास, x आ गई है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत वो क्या होगी, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या x आ गई, इसके दुगुने 2x से 3 अधिक थी, 2x + 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होगा हमारा प्रश्नानुसार क्या है, एक दिन में बर्तनों की संख्या x है, निर्माण लागत एक बर्तन की है वो है 2x + 3, तो कुल निर्माण लागत उस दिन की क्या होगी, x × 2x + 3, और उसी दिन कुल निर्माण लागत क्या थी, 90 रुपए थी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2x² + 3x, ये +90 इधर आएगा, नेगेटिव में 90 हो जाएगा, बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, जो हमने पीछे देखा वही करेंगे। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका जोड़ या घटाव क्या आए, +3 आए, और दो संख्याओं का गुणा क्या आए, -90 और 2, -180 आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती है जिनका गुणनफल 180 आए, तो उसमें हो सकती है 1 और 180, 2 और 90, 3 और 60, 4 का यदि मैं इसमें भाग देता हूं तो क्या आएगा, 4 और 5 45, 4 और 45, 5 और 36, 6 और 30, ये आ गया 30 और 6, 6 और 30, ये तो एक ही बात हो गई। 7 8 होगा नहीं, 9 और 20, 10 और 18, ये हमारे पास कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। यदि मैं 1 और 80 से +3 बढ़ाऊंगा कभी नहीं प्राप्त होगा, 2 और 90 से भी +3 प्राप्त नहीं होगा, 3 60 से भी नहीं होगा, 4 और 45 से भी नहीं प्राप्त होगा, 5 और 26 से भी नहीं होगा, 20 और 9 की यदि मैं बात करूं तो यदि मैं 9 को पॉजिटिव लेता हूं, 20 को यहां पर पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी, ये कन्फर्म है। यदि 20 को पॉजिटिव लेता हूं, 9 को नेगेटिव लेता हूं, तो भी +11 प्राप्त हो रहा है। यहां पर यदि मैं बात करूं 18 और 10 की, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो भी +8 प्राप्त हो रहा है। यदि हम आगे और चले तो वो क्या होंगे, 15 और 2, 12 और 15, सॉरी 12 एंड 15, हमारे पास दो ऐसी संभावनाएं आ रही है। 12 × 15 180 होगा। यदि इसकी मैं बात करूं, नेगेटिव का 12 लेता हूं, पॉजिटिव का 15 लेता हूं, तो +3 हमें प्राप्त होगा। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई 180 होगा तो हमारे पास दो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, -12 और +15 आएगी। तो क्या होगा, 2x² -12x + 15x -90 बराबर 0। तो यहां से 2x को मना रहा है, अंदर क्या बचेगा, x -6 प्लस यहां से 15 को मना रहा है, यहां से x -6 अंदर रह जाएगा।
2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से क्या होगा, 2x माइनस 15 प्लस 15 बराबर 0, एक बार x माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान 6 आ गया। यहां से क्या होगा, x का मान -15/2 आ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी किसी भी कोई कुटीर उद्योग होगा उसमें एक दिन में निर्मित जो बर्तनों की संख्या है वो नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि यदि कम से कम 0 हो सकती है कि उस दिन एक भी बर्तन ना बना हो, लेकिन ऐसी कभी संभावना नहीं आएगी कि उन बर्तनों की संख्या नेगेटिव में आए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो है x बराबर 6। हम क्या लिखेंगे, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या वो आएगी 6 और प्रत्येक नग की निर्माण लागत वो क्या आएगी, 2x प्लस 3। तो 6 × 2 12 प्लस 3 यानी कि 15 आ गया। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या 6 आई है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो 15 रुपए हमारे पास आ गई है। हमने इस सवाल को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो अगला टॉपिक वो आता है श्रीधराचार्य सूत्र। आज की क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज 4.2 थी उसको कंप्लीट कर लिया है। आगे का जो भी पोर्शन है श्रीधराचार्य सूत्र है, मूलों की प्रकृति है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमने आज जो सवाल किए हैं, कल जो सवाल किए थे गुणनखंड विधि में, यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हमने इस चैप्टर के 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। दूसरे लेक्चर से हमने दूसरे और तीसरे जो आज का लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस ये किया है कि कोई भी द्विघात समीकरण होगी उसको हल करने का एक तरीका था, वो थी गुणनखंड विधि द्वारा हल। उसको हमने पिछले 2 लेक्चर में अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से फिनिश कर लिया है। अब हम कल श्रीधराचार्य सूत्र देखेंगे, उसके साथ ही इसके मूलों की जो प्रकृति होगी वो देखेंगे और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका जो है श्रीधराचार्य सूत्र, उसको हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।